Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Point Nursing Channel. सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 1 में हमने एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिव्यू किया था और कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज सीखी थी एंड हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल और ह्यूमन सेक्सुअलिटी को स्टडी किया था। सो नाउ पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को। सो ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है? ये मॉडल 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है जो बॉडी में तब होती हैं जब कोई शख्स सेक्सुअल स्टिमुलेशन महसूस करता है। इन फेजेस को समझना नर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो क्या करे कि वो पेशेंट को अगेन फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स को अच्छी तरह गाइड कर सकें। सो इसमें फर्स्ट स्टेज है एक्साइटमेंट फेज। सो एक्साइटमेंट फेज में क्या होता है, इसको हम स्टार्ट का फेज भी कह सकते हैं। इस स्टेज में बॉडी सेक्सुअली रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज होती है, ब्लड जो है जेनिटल्स में ज़्यादा फ्लो करता है, मेल्स में इरेक्शन और फीमेल्स में वेजाइनल लुब्रिकेशंस होती हैं, मसल्स जो है वो मसल्स का टोन जो है यूजुअली हाई हो जाता है, टोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इमोशनली भी एक्साइटमेंट इस स्टेज में फील करते हैं। सेकेंड स्टेज है हमारे पास प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज को एक्साइटमेंट का हाई पॉइंट भी कह सकते हैं। ये स्टेज एक्साइटमेंट के बाद आती है और ऑर्गेज़म के करीब होती है। ब्रीथिंग और हार्ट रेट इसमें फर्दर तेज़ हो जाती है, मसल्स टेंशन जो है ज़्यादा होती है और सेक्सुअल प्लेजर जो है वो फर्दर इंटेंस हो जाता है। थर्ड है ऑर्गेज़म फेज। सो ऑर्गेज़म फेज को क्लाइमैक्स फेज भी कहते हैं। ये स्टेज क्लाइमैक्स या ऑर्गेज़म की होती है। सबसे ज़्यादा इंटेंस प्लेजर इस पॉइंट पर होता है। मेल्स में जो है एजुकुलेशन होती है एंड फीमेल्स में जो है यूट्रस में एंड वेजाइनल मसल्स में रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और इमोशनली रिलीफ और कंफर्ट फील होता है दोनों पार्टनर्स को। देन हमारे पास लास्ट स्टेज रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज को रिलैक्सेशन का फेज भी कहते हैं। ऑर्गेज़म के बाद बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है सब वापस अपने नॉर्मल स्पीड पर आ जाते हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये स्टेज कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन का टाइम होता है। सो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का समझना नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ताकि जब वो पेशेंट के सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज डील करें तो उनके हर स्टेज के फिजिकल और इमोशनल जो है इफेक्ट्स का पता हो ताकि वो रिस्पेक्टफुली और इफ़ेक्टिवली केयर दे सकें। Now we're going to look at the human sexual response cycle. So this cycle was created by William Masters and Virginia Johnson in 1966, and it basically shows this little paradigm of how the different steps of the human sexual response cycle takes place. So each section is basically showing you what kind of physiological changes that are taking place in the male and female reproductive system. So we'll overlap it a little bit so we have an idea of what to really expect. So first step is the excitement state. Okay, so excitation. So during this phase, you have some kind of stimulus, some kind of visual stimulus, whether it's mechanical, visual, auditory stimulus, what can be even olfactory, so some kind of smell, or even taste that can get you excited erotically. So there is some kind of stimulation, and this causes this first physiological response in the males and females where their erectile tissue becomes engorged with blood. So during excitation, we are in a parasympathetic response. So remember the rest and digest response where everything becomes hyperdilated in the reproductive system. So in the penis, the shafts of the penis would become engorged with blood, and then in the female vulva, the clitoris, all of these regions would be engorged with blood in order to prepare for intercourse or coitus. So during this phase, excitation, this is all of this pre-reproductive cycle phases, and eventually we lead to the plateau phase. So in the plateau phase, everything is highly engorged. You have all of these different secretions, whether it's from the male reproductive system or the female. So, and then for example, in the female reproductive system, certain kinds of Bartholin glands begin to secrete their lubrications, preparing and again, eventually
preparing for an orgasm. So this before this plateau phase is a pre-orgasmic phase. So before the orgasm or any kind of ejaculate or contraction that's going to be taking place. And then finally we have the orgasm. Okay, so orgasm happens both in males and females. In males, it's called ejaculation. Ejaculation is a sympathetic response. This sympathetic response is all generated for the release of semen. So semen is a fluid that contains sperm and other nutrients and other metabolites that allows for the proper form of fertilization. Females also have orgasms, and their orgasm usually is accompanied by certain kinds of uterine and vaginal contractions that are being taken place. It's much easier to have a male orgasm versus a female. Females take much longer to do it because they need much longer stimulation. And what's really important is when we get to the next phase is the resolution phase. So resolution phase is the step after the entire human reproductive cycle, sexual response cycle. After an orgasm, after a man orgasm, he needs to take a break, right? There's an actual time that you need to take a break and have a time to recuperate. So this is referred to as the resolution phase in order to readjust, recalibrate everything. So have, semen being reproduced again. But what's unique about this phase is that women do not have this phase. So women do not have this resolution phase of, quote unquote, need to take a break, because over a long period of time, women can have multiple orgasms back to back to back to back to back, and they can keep doing it, no problem. Men, on the other hand, after every orgasm, need some time to recuperate. So there's an instance where you guys are getting intimate with each other, and the male says, the guy says, I need to take a break, and you're basically peer pressuring him. If you ever let him take like a nap or something, like a 5-10 minute nap to recuperate, then you can go back and enjoy yourselves during this process. Purposes of healthy sexuality. So healthy sexuality का मतलब है कि एक इंसान अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से समझता हो और उसे एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट फील करता हो, बिना किसी डर, गिल्ट या प्रेशर के वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे. सो इसे दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में हम समझेंगे. फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट आता है जेनेटिक डिटर्मिनेशन. हर इंसान का बायोलॉजिकल सेक्स उसके जीन्स के जरिए डिसाइड होता है. जैसे कि XX क्रोमोसोम्स फीमेल और XY क्रोमोसोम्स मेल के लिए होते हैं. ये नेचुरल प्रोसेस होता है और हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी का पहला स्टेप होता है. सेकेंड है फुल एंड करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ठीक से काम करना ज़रूरी है. अगर ऑर्गन जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, पीनस या टेस्टिकल सही तरीके से फंक्शन करते हों तो इंसान सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंजॉय कर सकता है. लास्ट है एब्सेंस ऑफ डिजीज. सो हेल्थी सेक्सुअलिटी तभी मुमकिन है जब सेक्सुअल हेल्थ ठीक हो, यानी किसी तरह की इन्फेक्शन, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको हम STIs कहते हैं, ना हो. अगर बॉडी हेल्दी होगी तभी सेक्सुअलिटी भी हेल्दी तरह से एक्सप्रेस होगी. देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड फैक्टर है साइकोलॉजिकल. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सही नॉलेज सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ज़रूरी है. जब इंसान फैक्ट्स को समझता है, मिथ्स या गलत फहमियों से दूर रहता है, तो वो अपने लिए सेफ और रिस्पेक्टफुल डिसीजन ले सकते हैं. सेकंड है कंफर्ट विद वंस बॉडी. सो अपने जिस्म को एक्सेप्ट करना और उसके साथ कंफर्टेबल फील करना हेल्दी सेक्सुअलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये बॉडी पॉजिटिविटी का पार्ट है जो सेल्फ एक्सेप्टेंस को फर्दर प्रमोट करता है. थर्ड है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. जब किसी का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है तो वो अपनी फीलिंग्स और बाउंड्रीज क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है. इससे अनवांटेड प्रेशर या अब्यूज से बचा जा सकता है. फोर्थ है अवेयरनेस ऑफ वंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स. एक हेल्दी सेक्सुअल बीइंग को ये मालूम होता है कि उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं. वो जानता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और इस अवेयरनेस से वो अपनी राइट्स को भी फर्दर प्रोटेक्ट कर सकता है.
लास्ट है हेल्दी रिलेशनशिप्स। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स, जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन होता है तो सेक्सुअलिटी भी सेफ और पॉजिटिव बन जाती है। किसी से प्रेशर डालना या ज़बरदस्ती करना कभी भी हेल्दी सेक्सुअलिटी नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्दी सेक्सुअलिटी। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्दी सेक्सुअलिटी वो फैक्टर्स होते हैं जो एक शख्स जो है सेक्सुअल हेल्थ, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई शख्स अपनी सेक्सुअलिटी को किस तरह समझता है, कैसे एक्सप्रेस करता है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करता है अपने सेक्सुअल हेल्थ को। सो इसमें अगेन दो फैक्टर्स हैं, एक है सोशल फैक्टर, एक सेकंड है हमारे पास पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड एथिक्स। सोशल फैक्टर्स में फर्स्ट है इनेबलिंग इन्वायरमेंट नर्चर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स। ऐसा सोशल माहौल जो हर शख्स को इज्जत दे, जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, लोग अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली और सेफली एक्सप्रेस करते हैं। लॉज एंड पॉलिटिक्स, ऐसे कानून जो लोगों की सेक्सुअल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हैरासमेंट से प्रोटेक्शन, कंसेंट का रिस्पेक्ट और इक्वलिटी का इंश्योर होना। लास्ट है इक्वालिटी एंड एक्सेसिबल सर्विसेज। सो क्वालिटी एंड एक्सेसिबल सर्विसेज में अच्छी और आसानी से मिलने वाली हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के फॉलोअप, चेकअप्स होना, काउंसलिंग के सेशंस मिलना लोगों को अपनी हेल्थ मेंटेन करने में मदद देती हैं। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड एथिक्स। एथिक्स जो है हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है। रिलीजन और कल्चर से जो है ये इन्फ्लुएंस होता है। हर सोसाइटी के अपने रिलीजन्स और कल्चर रूल्स होते हैं जो सेक्सुअलिटी के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। सेकेंड है हमारे पास कल्चरल नॉर्म्स में डिफर। सो कुछ लोग और कल्चर्स कुछ प्रैक्टिसेस को अनएक्सेप्टेबल समझते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टरबेशन, क्रॉस ड्रेसिंग, एनल या ओरल इंटरकोर्स। सो ये जो है हमारे पास डिपेंड करते हैं रिलीजन और कल्चर के ऊपर। ये सब चीज़ें हर कल्चर और रिलीजन में मुख्तलिफ तौर पर देखी जाती हैं। जो एक जगह नॉर्मल होती हैं वो दूसरी जगह टैबू जो है होती हैं। हेल्थी सेक्सुअलिटी तभी पॉसिबल है जब हर शख्स को अपनी वैल्यूज़ के साथ दूसरों के बिलीफ का भी एहतराम करना आता हो। Sources of getting information on sexual and reproductive health. So, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ज़राए हैं जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फर्स्ट है फैमिली। सबसे पहला सोर्स फैमिली होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अपने बॉडी को कवर करना है, गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। वो अपनी वैल्यूज़ और कल्चर के मुताबिक सेक्सुअल बिहेवियर को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। घर का माहौल जो है चाइल्ड के लिए फर्स्ट क्लासरूम होता है और वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, बॉडी को कैसे कवर करना है। सेकेंड हमारे पास आता है स्कूल। टीचर्स बच्चों को साइंटिफिकली और रिस्पेक्टफुली एजुकेट करते हैं अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड है फ्रेंड्स। लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बॉडी चेंजेस, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कभी कभार सही मालूमात भी मिलती है, लेकिन कभी कभार फ्रेंड से गलत इन्फॉर्मेशन मिलने का भी रिस्क होता है। सो पीयर से बात करना आसान होता है, लेकिन ज़रूरी है कि मालूमात जो हैं उस इंडिविजुअल को सही मिले। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया में हमारे पास आता है टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़, मूवीज़ एट्सेट्रा। आजकल मीडिया पावरफुल टूल है जहां से लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सीखते हैं। सेक्सुअल हेल्थ कैंपेन्स, एड्स, ड्रामास और मूवीज़ एजुकेट करने के साथ अवेयरनेस भी देते हैं, लेकिन हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती, इसलिए फिल्टरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया एजुकेट भी करता है और मिसगाइड भी कर सकता है। सो हमें इस मीडिया की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ज़्यादा मुहतात होना पड़ता है। सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ये एक सेक्शन है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका मकसद पेशेंट की करंट कंडीशन को समझना और उसकी नीड्स के मुताबिक केयर देना होता है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन। सो हम पेशेंट से मेंस्ट्रुएशन की इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका साइकिल रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है, और जो ब्लीडिंग होती है अमाउंट कितना होता है, डिक्रीज होता है, नॉर्मल होता है या जो है बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है।
पेन या प्रॉब्लम, क्या मेंसेस के साथ किसी किस्म का पेन या प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी क्या है, मींस कि कितने मंथ में या कितने डेज के बाद जो है हमारे पास उनको मंथली साइकिल आता है। सो नॉर्मल जो है यूजुअली हमारे पास मंथली साइकिल 28 से 35 डेज के बाद रिपीट होता है। देन है प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उनकी ग्रेविडा क्या है, यानी टोटल कितनी बार उन्होंने कंसीव किया है, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं। देन है पैरा, कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं। एंड आउटकम के बारे में पूछते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी का रिजल्ट क्या था, क्या वो जो है प्रेगनेंसी का रिजल्ट मिसकैरेज था, एबॉर्शन था या लाइव हेल्दी बर्थ था। एंड हम बात करेंगे इसे हम पूछते हैं एज ऑफ मेनोपॉज। सो हम मेनोपॉज की एज के बारे में पूछते हैं। मेनोपॉज का मतलब है मंथली साइकिल का स्टॉप हो जाना, किस उम्र में किस एज में उनका जो है मंथली साइकिल स्टॉप हुआ था और क्या उस वक्त उनको कोई फर्दर साइन एंड सिम्टम्स शो हुए थे या नहीं हुए थे। देन हम पेशेंट से पूछते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सिबलिंग्स और एजेस। हम उनसे पूछते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं। एंड फर्दर फिर उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चों की एजेस क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या पेशेंट फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करती है, अगर हाँ तो कौन सा मेथड, फॉर एग्जांपल पिल्स यूज़ करती हैं, कॉन्डम्स यूज़ करती हैं या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करती हैं। देन है सेक्सुअल रिलेशंस, क्या पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, क्या पेशेंट अपने सेक्सुअल लाइफ से सेटिस्फाइड हैं या किसी किस्म के कंसर्न्स हैं तो वो आपके साथ शेयर करेगा। मेडिकेशन, क्या पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है जो रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल हेल्थ पर असर करती हो। देन है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में हम पेशेंट से पूछते हैं क्या कभी पैप्समियर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड या कोई और रिप्रोडक्टिव टेस्ट हुआ है। सो अगर वो कहती हैं कि येस तो हम वो डॉक्यूमेंट करेंगे कि कौन सा टेस्ट हुआ है। नर्सिंग डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन पेशेंट के आंसर। अब यहाँ हम लिखेंगे कि क्या इशू है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू है, फॉर एग्जांपल कोई सिम्टम्स है मेनोपॉज की वजह से, तो हम लिख सकते हैं डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू मेनोपॉज चेंजेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट सिम्टम्स या पेशेंट कंप्लेंट हम उसी अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। लास्ट में है टीचिंग नीड्स। सो पेशेंट को किस टॉपिक पर एजुकेशन देनी चाहिए, पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। सो डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ के बारे में हम टीचिंग दे सकते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, मेनोपॉज मैनेजमेंट यानी उनके जो साइन सिम्टम हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो टीचिंग में हम डिफरेंट जो है एजुकेशन दे सकते हैं। असेसमेंट, ये क्वेश्चन हम पेशेंट से पूछने के लिए होते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं जब हम उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ असेस कर रहे होते हैं। हर सवाल का मकसद उनकी हेल्थ नीड्स और प्रॉब्लम को समझना होता है। सो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि एज एट मैरिज, कि शादी के वक्त उनकी एज क्या थी, उनकी उम्र क्या थी। इससे पता चलता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब स्टार्ट हुई है। देन है हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं। ये इन्फॉर्मेशन फैमिली प्लानिंग और केयर प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देन है एनी मेडिकेशन यूजिंग, क्या कोई मेडिसिन यूज़ कर रही हैं जैसे हार्मोनल पिल्स, इनफर्टिलिटी मेडिसिन या मेनोपॉज के लिए कोई हार्मोन थेरेपी ले रही हैं या नहीं ले रही। कॉन्ट्रासेप्टिव, पेशेंट से हम पूछेंगे क्या आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कोई पिल्स ले रही हैं, इंजेक्शन है, कॉन्डोम्स हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जिसको IUD कहते हैं, या उन्होंने ट्यूबल लाइगेशन एट्सेट्रा करवाई है। देन है सेक्सुअल रिलेशन, क्या आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हैं। लास्ट है पीरियड्स, पेन एंड ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के दौरान क्या उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या पेन बहुत ज़्यादा होता है। इससे डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स और मेनोरेजिया हैवी ब्लीडिंग या हार्मोनल इम्बैलेंस का आइडिया मिलता है। असेसमेंट करते वक्त रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज और पेशेंट प्राइवेसी का ख्याल रखें। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करें कि ये क्वेश्चन उनकी हेल्थ और केयर प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग डायग्नोसिस, सो ये डायग्नोसिस उस पेशेंट के लिए किए जाते हैं जिन्हें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ का सामना होता है। हर डायग्नोस पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक सेलेक्ट किया जाता है। सो नंबर 1 है इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन, जब
किसी पेशेंट को सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते वक्त मुश्किल हो, जैसे कि इंटरेस्ट ना होना, पेन या फंक्शनिंग का मसला, तो उसके लिए हम डायग्नोज बना सकते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एंजाइटी। और साइन एंड सिम्टम में हमें क्या शो करेगा, हम लिखेंगे एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ लैक ऑफ डिजायर एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म इंटरकोर्स। सेकेंड है नॉलेज डिफिसिट। सो जब पेशेंट को किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टॉपिक के बारे में सही मालूमात नहीं होती, जैसे फैमिली प्लानिंग, मंथली साइकिल या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सो हम उनका ये डायग्नोज बना सकते हैं कि नॉलेज डिफिसिट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर एंड हेल्थ एजुकेशन एज एविडेंस बाय incorrect use of both birth control methods and questioning asked about contraceptives. So थर्ड है हमारे पास फेयर। सो फेयर कौन से पेशेंट के लिए डायग्नोज बन सकता है, फेयर जब पेशेंट को किसी चीज़ से डर लगता हो, जैसे प्रेगनेंसी का रिजल्ट, इनफर्टिलिटी का डर या फिजिकल रिलेशनशिप का खौफ। सो ऐसे पेशेंट के लिए हम डायग्नोज बना सकते हैं फेयर रिलेटेड टू प्रीवियस मिसकैरेज एज एविडेंस्ड बाय patient statement I am scared this pregnancy will also fail. लास्ट है पेन। सो पेन का हम बना सकते हैं कि acute pain related to dysmenorrhea as evidenced by patient rating pain 8 out of 10 and guarding lower abdomen. फिफ्थ है एंजाइटी। एंजाइटी की अगर हम कंप्लीट स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं एंजाइटी रिलेटेड टू अपकमिंग इनफर्टिलिटी रिपोर्ट एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग एंड इंसोम्निया। लास्ट है बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस। सो जब पेशेंट अपनी बॉडी को लेकर नेगेटिव महसूस करता है, जैसे सर्जरी के बाद या मेनोपॉज के बाद वेट गेन जो होता है, उसके बाद जो है पेशेंट में बॉडी में चेंजेस आती हैं, सो वो बैड फील करता है, तो इसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं disturbed body image related to physical changes after hysterectomy as evidenced by patient avoiding mirror and expressing sadness about her body. Planning. So planning हम different care plans बना सकते हैं, जैसे कि patient will verbalize the concerns। पेशेंट अपने सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव मसाइल नर्स या डॉक्टर के साथ जो है वो शेयर करेगा। सेकंड हमारा प्लान हो सकता है वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट बताएगा कि उसने जो है जो हमने उसको एजुकेशन दी है उसने वो समझ लिया है कि फैमिली प्लानिंग या अपनी बॉडी केयर उसने कैसे करनी है। थर्ड है वर्बलाइज सेटिस्फैक्शन। पेशेंट कहेगा कि वो अपनी केयर या रिलेशनशिप में बेहतर फील कर रहा है। नर्सिंग इंटरवेंशंस। नर्सिंग इंटरवेंशंस। सो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए हम प्लेसेट मॉडल ऑफ इंटरवेंशन यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर मॉडल है जो पेशेंट की सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। सो इसमें P फॉर आता है परमिशन। पेशेंट को इजाज़त देना कि वो अपने कंसर्न्स ओपन तरीके से डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से कहेंगे आप आराम से बात कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। देन है LI लिमिटेड इंफॉर्मेशन कि पेशेंट को सिर्फ उसकी टॉपिक के मुताबिक शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना जिसमें उसका कंसर्न हो, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बताएं ये ब्लीडिंग हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जो ठीक की जा सकती है ट्रीटमेंट के साथ। देन है SS स्पेसिफिक सजेशन। सो पेशेंट को उनकी प्रॉब्लम के मुताबिक स्पेसिफिक एडवाइस देना। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बताएं ड्राइनेस के लिए आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सजेशन है। देन है इंटेंसिव थेरेपी IT। अगर मसला ज़्यादा सीरियस हो तो हम स्पेशलिस्ट के पास उनको रेफ़र करते हैं। हम पेशेंट से कहेंगे कि आपको काउंसलर से बात करनी चाहिए जो इस इशू को डिटेल में समझ सके। एडिशनल नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास टीचिंग, डिस्कस फेयर, एनहेंस बॉडी इमेज, काउंसलिंग एंड मेंटेन प्राइवेसी आता है। सो काउंसलिंग में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है, जैसे हम एजुकेशन देते हैं सेफ सेक्स के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बताते हैं कि कॉन्डम जो है हर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा डिस्कस फेयर्स एंड कंसर्न। सो
पेशेंट से उनके डर या टेंशन के बारे में हम कामली बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से पूछेंगे आपका डर बिल्कुल जेन्युइन है, पेशेंट को हम बताएंगे कि आपका जो डर है वो बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है। इस पर हम मिलकर जो है काम कर सकते हैं ताकि जो है आपका फियर जो है वो रिलीव हो जाए, कम हो जाए। देन है इनहेंस बॉडी इमेज। पेशेंट का हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, उनको उनकी बॉडी के बारे में पॉजिटिव फीडबैक देंगे, उनको पॉजिटिव फील करवाएंगे। देन है काउंसलिंग। इमोशनल सपोर्ट देना या अप्रोप्रिएट थेरेपिस्ट के पास रेफर करना भी नर्सिंग इंटरवेंशंस में आता है। देन है मेंटेन प्राइवेसी। हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी और डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की असेसमेंट में और इंटरवेंशन में। बीइंग अ नर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। सो इसमें फर्स्ट आता है अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। सो सेक्सुअल हेल्थ के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन देना, फॉर एग्जांपल जैसे सेफ सेक्स क्या होता है और इसको कैसे किया जा सकता है, हाइजीन क्या होती है, कैसे मेंटेन की जा सकती है, और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है। सेकंड है सेक्सुअल आइडेंटिटी। अपनी जेंडर और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझने और एक्सेप्ट करने की इंफॉर्मेशन बीइंग अ नर्स हम ये भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को बताएं हर शख्स की पहचान और फीलिंग मुख्तलिफ होती हैं, सो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो ऐसी इन्फेक्शन जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं जैसे HIV, गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह, प्रोटेक्शन ना यूज़ करना जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का बायस बनता है। सो हमें ये पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास हम पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में गाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम उनको बताएं कि जब भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होंगे तो उनमें कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि अनयूजुअल डिस्चार्ज होगा या इचिंग होगी या इस एरिया के ऊपर जो है वूंड बनना, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स। सो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। ज़्यादातर इन्फेक्शन मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग। सो हेल्थ के लिए रूटीन स्क्रीनिंग और टेस्ट का इम्पोर्टेंस समझाना भी नर्स की जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन, HPV और दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के खिलाफ वैक्सीन मौजूद होती हैं। सो बीइंग अ नर्स जब हमारे पास पेशेंट आता है सो हमने उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी भी होती है कि क्या उन्होंने कभी कोई वैक्सीनेशन करवाई है, एंड हमें उनको फर्दर प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन के बारे में गाइड भी करना होता है। जैसे स्पेसिफिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो यंग गर्ल्स को लगती है ये वैक्सीन, और ये जो है उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। सो इसको इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है बैरियर मेथड्स। सो बीइंग अ नर्स हम जो है पेशेंट को बैरियर मेथड्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोटेक्शन जैसे कॉन्डोम्स, IODs की इन्फॉर्मेशन देना भी इम्पॉर्टेंट होता है। रेफरल सिस्टम, अगर एडवांस ट्रीटमेंट या काउंसलिंग चाहिए हो तो पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड हमारे पास किस किस्म के केस रिपोर्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट हम केस को पढ़ेंगे कि केस सिनेरियो क्या है, एंड उसमें जो है हम बताएंगे कि इसका नर्सिंग डायग्नोज क्या है। सो इसमें फर्स्ट है मिस्टर ABC 55 ईयर ओल्ड रिपोर्ट ए वेजाइनल बर्निंग एंड पेन whenever she meets her husband and make love. Her last message was 14 months ago. She says her husband is concerned about lack of her usual response to love making. So इसमें हमारा नर्सिंग डायग्नोज क्या बनेगा? सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू पेनफुल इंटरकोर्स फ्रॉम इनएडिक्वेट वेजाइनल सिक्रेशन। तो इसमें हमारे पास 49 ईयर ओल्ड जो है फीमेल है जिनकी मास्टेक्टमी हुई है, यानी breast की removal हुई 2 weeks ago, and she says I am sure not going to be sexually appealing to my husband anymore. How on earth will he want to make love to me again? I feel like lopsidedness. सो इसमें जो है एक पेशेंट है जिसकी मास्टेक्टमी हुई है, ब्रेस्ट की रिमूवल हुई है, माइट बी ड्यू टू कैंसर डायग्नोसिस। सो शी फील कि अब जो है उसकी बॉडी फर्दर अट्रैक्टिव नहीं है। सो नर्सिंग डायग्नोज बन सकता है अल्टर्ड सेक्सुअलिटी रिलेटेड टू बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस सेकेंडरी टू मास्टेक्टमी।
Mr. S, 52-year-old, has a history of hypertension for which he has been taking an antihypertensive disarpine. He says he has lost interest in sex in the past few months, and when he does have sex, he has trouble keeping an erection. So इसमें एक ओल्ड एज या एडल्ट जो है जो कि हाइपरटेंसिव है उसके लिए वो मेडिसिन यूज़ करे, उस मेडिसिन का इफेक्ट होता है सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। सो उसकी वजह से उसको जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सो इस किस्म की हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज है अल्टर्ड सेक्सुअलिटी रिलेटेड टू altered body function secondary to use of antihypertensive। सो जैसे हमने बात की कि डिफरेंट इश्यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोज बन सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट जो हैं बहुत सारे न्यू प्रॉब्लम्स के साथ रिपोर्ट करते हैं। सो बीइंग अ नर्स अगर हमें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज होगी तभी हम उनको डायग्नोज कर सकेंगे और तभी हम उनकी हेल्प कर सकेंगे। सो ये ओवरऑल पर्पस था सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।